नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अमरजीत सर। जैसा कि आप लोग पीछे वाला क्लास के अनुसार से आज हम लोग उसके बाद नेक्स्ट क्लास विज्ञान का होगा। इसमें जो भी जानकारी आपके बीच मैंने पहले दिया था, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, इसके अंदर में जो भी पॉइंट हैं, जो भी जानकारियाँ हैं, सब पहले वाले वीडियो में क्लास में अच्छी ढंग से इसको मैं समझा दिया था। आज मैं चलूँगा इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट टॉपिक पर, कि रासायनिक समीकरण को हल करने की विधियाँ कितनी होती हैं और हल करने का तरीका क्या होता है। इस टॉपिक पे मेरा बात होगा और इस टॉपिक पे हम लोग तरीका के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि मैं पहले भी बताया था कि कोई भी कंसेप्ट अगर अच्छे ढंग से आप नहीं समझते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा, और मुश्किल नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि आपके बीच ये किताब है, एनसीईआरटी बुक है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक है। इसमें संतुलित बहुत सारा किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे सूत्र को संतुलित किया गया है। लेकिन मैं आपके बीच ये जानकारी दूंगा कि संतुलित कैसे किया जाए, संतुलित कैसे करना चाहिए, तो उसकी तरीका होती है, उसकी विधियाँ होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी चीज़ आप जानिए वह अच्छे ढंग से जानिए, जिसका कुछ कामयाबी हो, जिसका कुछ जीवन में आगे काम हो। ऐसा नहीं कि केवल आप इसी तरह से आप किताब के क्वेश्चनों को अध्ययन कर लीजिए और किसी भी बारीकी को नहीं समझ पाइए तो किसी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई करते हैं या कोई भी बुक से अध्ययन करते हैं तो टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन कीजिए और अच्छे ढंग से अध्ययन कीजिए। तो इसी के साथ हम लोग बिना समय गंवाए हुए चलते हैं नियम की तरफ, तरीका की तरफ चलते हैं, जिसमें पहले वाले क्लास में मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ दिया हुआ था। ये सब जानकारियाँ दिया हुआ था, इसके बारे में मैं बताया था, इसके बारे में भी मैं बताया था, इसके बारे में भी बताया था, और ये भी आपके बीच संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बताया था। अब आज हम लोग चलेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका के ऊपर। ठीक है, आज तरीका हम लोग चलेंगे कि संतुलित कैसे किया जाता है रासायनिक समीकरण। तो देखिए टॉपिक है, थोड़ा सा समय नहीं होने के चलते ही आपके बीच पीडीएफ हाथ से लिखा हुआ है कि किसी रासायनिक समीकरण को अभिकारक उत्पादों के प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करने की विधि को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कहते हैं। संतुलित करने का मतलब क्या होता है कि जो भी अभिकारक हो, उत्पाद हो, उसके तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर करना जरूरी होता है। बराबर करेंगे, ये क्या है, बराबर करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उसके तत्वों की परमाणुओं की संख्या अगर बराबर नहीं करेंगे तो यह संतुलित नहीं समीकरण कहेगा। इसे हम लोग कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं, जो आपके बुकों में मिलेगा कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। कंकाली रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के परमाणुओं की संख्या जो है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, उसे हम लोग कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो संतुलित करने का मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम, 9th क्लास में हम लोग को जानकारी मिला है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है, कि जितना हमने मिलाकर के तैयार किया उतनी ही सामग्री तैयार होकर उधर होना चाहिए। तो वो हमारा द्रव्यमान संरक्षण के नियम है। उसी तरह से संतुलित करना जरूरी होता है कि तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर हो। इसके लिए दो विधि बनी हुई है। एक अनुमान विधि है जो आपके बुकों के अंदर में अध्ययन करना है, जिसे हम लोग हिट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं, जो आपके पेज में है। हिट एंड ट्रायल विधि पेज नंबर 5 में आपके बीच मिलेगा। हिट एंड ट्रायल विधि पेज नंबर 5, अगर ये पेज पढ़ते हैं पेज 5 पढ़िएगा तो आपके बीच मिलेगा हिट एंड ट्रायल विधि। और ये विधि जो है लॉजिकल रूप से समझने के लिए बनाया गया है। तो एक तरह से मैं आपको बताया कि अनुमान विधि, और ये आपका टॉपिक में पढ़ना है, पेज नंबर 5 में देख सकते हैं। और बीजगणितीय विधि, मैथ के बीजगणितीय तरीका से लगाकर निकालना होता है। तो संतुलित करने का दो तरीका, तो हम लोग कंसेप्ट पे हिट एंड ट्रायल विधि का ही प्रयोग करेंगे। हिट एंड ट्रायल विधि आपके लिए बहुत सुटेबल होगा और बहुत अच्छा होगा, और इसके माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा। हिट एंड ट्रायल विधि, जैसे कि आपके बीच में एक समीकरण लेकर चलता हूं और उस समीकरण को आपके बीच में समझाना चाहता हूं। जैसे आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हिट एंड ट्रायल विधि में क्या होता है, हिट एंड ट्रायल विधि कैसे बनता है। जैसे यहाँ पर समझिएगा, जैसे Mg है, मैग्नीशियम हो गया, Mg को ऑक्सीजन गैस के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाता है
MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यही देखना है हमें कि यहाँ पर क्या डिस्टर्ब हुआ, क्या यहाँ पर लॉजिकल कमी हुआ या क्या जानकारी है। तो हीट एंड ट्रायल विधि दिमाग की यूज करना है, जल्दी से अनुमान विधि, अनुमान लगाना है कि Mg यहाँ पर सिंगल है, Mg यहाँ पर सिंगल है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है परमाणु संख्या, तो यहाँ पर सिंगल है, तो इसको हमको 2 करना होगा। तो पहले इसको उत्पाद को 2 करेंगे, तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। तो जब यहाँ पर मैंने 2 लगाया तो देख रहे हैं कि Mg भी 2 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। लेकिन यहाँ जब हम आते हैं तो ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन Mg सिंगल है, तो इसलिए Mg को सिंगल को 2 बनाने के लिए हम लोग 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे भी हमारा संतुलित हो गया, मैग्नीशियम 2 परमाणु से हो गया, ऑक्सीजन 2 से हो गया, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 हो गया, 2 गुने M के मतलब 2 हो गया, और ऑक्सीजन भी 2O हो गया, 2 हो गया। तो ये जो विधि आपके बीच है इसको अनुमान विधि कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं। यह आपके बुक के अंदर में अध्ययन करना है। तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को हम लोग अध्ययन कर पाएंगे, ये जानकारी आपको समझ में रहना चाहिए। तो हीट एंड ट्रायल विधि आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है, इस तरह से अनुमान करके और आप जल्दी से किसी समीकरण को संतुलित कर पाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉपी हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के बीच जो है पेज नंबर है, इसके बीच जानकारियां हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, थोड़ी सी आपको उसकी जानकारी जरूरी है। इसके बाद कुछ हम लोग को भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसको थोड़ा सा जानकारी में रखें। भौतिक अवस्थाओं के संकेत, ठीक है, इसको थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इसका जानने के बाद हम लोग कुछ काम कर पाएंगे। क्योंकि इसका मूल तत्व क्या है, मूल जानकारियां क्या है, भौतिक अवस्थाओं के कुछ संकेत जानना है। ये क्या सिखाता है कि जैसे कोई भी पदार्थ द्रव है, गैस है या लिक्विड बन रहा है, इस चीज की जानकारी हम लोग पेज 6 से मिलेगा। तो इसमें आपको जानना है कि जब भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे और कैसे लिखेंगे। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ठोस अवस्था यदि होती है तो उसके ठोस अवस्था को हम लोग क्या लिखेंगे। इसके बाद द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था है, इसके बाद गैस अवस्था है, ये चीज जानकारी होना चाहिए। इसके बाद जलीय विलयन, जलीय विलयन, ये 4 चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। ये जानेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है और इसी पर हम लोग आगे काम करेंगे। भौतिक अवस्थाओं के संकेत, जैसे पदार्थ जो तैयार हुआ वो ठोस है, गैस है, द्रव है या जलीय विलयन पानी की तरह मिला हुआ लिक्विड में है, तो उसके लिए हम लोग संकेत होता है। ये जानने के लिए हम लोग को अगर जानकारी इसका हो जाएगा तो हम लोग कुछ समझ पाएंगे। तो ठोस अवस्था के लिए हम लोग संकेत में क्या देते हैं, तो एस देते हैं। और द्रव अवस्था के लिए देते हैं, द्रव है पानी है तो पानी अवस्था के लिए लिक्विड देते हैं, एल देते हैं हम लोग, ठीक है, एल देते हैं। इसके बाद गैस अवस्था के लिए छोटा जी देते हैं और जलीय विलयन के लिए ए क्यू देते हैं। ये आपको जानना होगा। ठोस अवस्था के लिए एस देते हैं, इसके मतलब सॉलिड होता है, और द्रव अवस्था के लिए एल होता है, लिक्विड, लिक्विड का अर्थ हो जाएगा आपका द्रव, और गैस अवस्था के लिए गैस ही होता है, और जलीय विलयन के लिए एक ही होता है, ठीक है। ये संकेत है, ये संकेत से हमें तत्वों की ये पता चलेगा कि अभिकारक किस अवस्था में है और उत्पाद किस अवस्था में है। तो ये आपको इसकी जानकारी रखना चाहिए। ये जानकारी रखने के बाद ही आप कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी प्रश्न के अंदर में ये पूछा जाता है कि इसकी अवस्था को भी जिक्र कीजिए। तो याद रखिएगा, जब भी ठोस अवस्था होगा तो वहाँ उसके बगल में एस रहेगा, और द्रव अवस्था होगा उसके बगल में एल रहेगा, और गैस अवस्था होगा उसके बगल में जी रहेगा, और जलीय विलयन होगा तो उसके बगल में ए क्यू रहेगा। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे।
एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाना चाहेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे पहचान मैं कर रहा हूँ, कैसे समझ पाएंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस को मिला दीजिएगा, तो जैसे यहाँ पर एक चीज उदाहरण पर समझिएगा कैसे रहेगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बगल में क्या रहेगा यही समझना हमको है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बगल में आपको बीच रहेगा यहाँ पे जी गैस के रूप में है, प्लस इसके बाद हम लोग आगे रिएक्शन पर चलेंगे। हमारे बीच में अब इसी में मिलाना है हाइड्रोजन गैस, तो यह मिला दीजिएगा प्लस 2H2, तो हाइड्रोजन गैस है, इसके बगल में भी जी रहेगा। ठीक है, अब रिएक्शन के बाद ये बनाया क्या चीज आपके बीच CH3OH बनाया है, CH3OH। अब ये जो बनाया है इसके बगल में हमारा संकेत होगा इसके लिए L संकेत होगा। L छोटा भी दे सकते हैं, L बड़ा भी दे सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बड़ा तो नहीं देंगे लेकिन छोटा दे देंगे। ठीक है, छोटा ही L से सूचित कीजिएगा, या L अब दे सकते हैं, L हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मूल आपको समझाना मैं चाह रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पर ये जो दी दिया गया है ये संकेत कर रहा है कि जो कार्बन है वो गैस अवस्था में, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है गैस अवस्था में है। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो जलीय अवस्था में है, यहाँ पर गैस के रूप में है, मतलब जलीय अवस्था नहीं, जी है तो गैस के रूप में भी है, जी गैस के रूप में। अब ये दोनों मिलाने के बाद जो उत्पाद तैयार हुआ ये एल है, तो ये लिक्विड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है। इसका मतलब यही हुआ कि ये लिक्विड फॉर्म में है, ये द्रव अवस्था में है, CH3OH अल्कोहल है, अल्कोहल का सूत्र है। तो एक प्रकार से ये लिक्विड फॉर्म में है, तो ये भौतिक अवस्था का संकेत होता है। तो ये हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग का बेसिक कंसेप्ट यही सब सिखाता है। हम लोग बेसिक कंसेप्ट में जब चलेंगे तो हमारी परीक्षा के अंदर में या नौकरी के एग्जाम में हम कभी भी जाएंगे तो हमको तनिक भी कहीं दिक्कत नहीं हो पाएगा, किसी भी वैल्यू को किसी भी तरीका को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ऐसा ही लगा रहेगा उत्पाद के बगल में या अभिकारक के बगल में, तो इससे पता चलेगा भौतिक अवस्था क्या है। तो ये आपको चार को ज्यादा मिलेगा, S, L, G और AQ। S सॉलिड, L लिक्विड, G गैस और AQ जलीय विलयन का संकेत है, मतलब पानी में वो मिला हुआ है, पानी की तरह लिक्विड की तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, तो द्रव अवस्था में ये जलीय विलयन पानी के साथ मिला हुआ रहेगा, तब AQ लगेगा, ऐसा मिलेगा आपको, मैं बताऊंगा आगे। तो ये जानकारी यहाँ पे हो गया भौतिक संकेत। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टॉपिक पर और नेक्स्ट जानकारी पर। ये जानकारी हमारे बीच है, जैसा कि आपके पेज में आपको मिलेगा, ये पेज आपको मैं दिखा देना चाहता हूं। पेज आपके बीच ये है, आप ये कंसेप्ट पेज को ध्यान समझ सकते हैं कि पेज में क्या दिया गया है। पेज में आपको ये क्वेश्चन है, आप ये देख सकते हैं कि क्या समझाया गया है। यही किताब है और यही पेज की जानकारी है। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले लिखा गया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन आपके बीच यहाँ पर है क्वेश्चन, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन का सबसे पहला ही टॉपिक मैं बताया हूँ, जो आपको शुरुआत में ही एक रिएक्शन आपको देखने को मिला है, जहाँ पे मैं जानकारी आपके बीच दिया हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन मैग्नीशियम ऑक्साइड को आज क्लास में इकट्ठा करना। फर्स्ट पेज में ही आपको उसके नीचे एक डायग्राम बना हुआ, फोटो बना हुआ, वहां पे दिखाया गया है कि मैग्नीशियम रिबन कैसे जलाने से पहले उसको साफ किया जाता है। ये प्रश्न किया है, तो जलाने के बाद उसमें तरीका बताएं कि क्या क्या बनता है, क्या निकलता है। तो देखिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करने का एक ही कारण होता है कि मैग्नीशियम रिबन जो है, मैग्नीशियम रिबन के एक तरह से फीता है, समझिएगा एक फीता है, वो पतला फीता की तरह होता है, बेंडिंग में रहता है, गोल रनिंग में वो बेंडिंग में रहता है। जब भी वो हवा के संपर्क में आता है ना, तो हवा के संपर्क से अभिक्रिया करके उसके ऊपर में कुछ ऑक्साइड जम जाता है, ऑक्सीजन के कुछ ऑक्साइड जम जाता है। तो ऑक्साइड जब जम जाता है तो जलने में दिक्कत करता है, जलने में दिक्कत करता है। तो उसको जलने से दिक्कत को रोकने के लिए, हटाने के लिए उसको सबसे पहले हम लोग रेगमाल के किसी सहायता से उसको साफ कर देते हैं, ताकि उसके ऊपर से ऑक्साइड की परत हट जाए। ठीक है, इसीलिए किसी पेपर के माध्यम से उस मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग साफ करते हैं, ताकि जलाने में आसान हो जाए और जलने में दिक्कत न हो। जैसा कि इस टॉपिक में भी लिखा गया है
कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया है? तो देखिए आपकी जानकारी इस पर दी गई है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर वायु के संपर्क में आने से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की परत बन जाती है। यह परत जलने में बाधा डालती है, इसलिए इस परत को सैंड पेपर से साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम आसानी से जल जाए। यही मैंने भी बताया आपको, ऐसा नहीं कि लिखा गया अलग और ये नहीं, वो थोड़ी सी हिंदी भाषा में समझाया गया है, मैंने देहाती भाषा में दौर पर आपको समझाया कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसका साफ क्यों किया जाता है। इसलिए साफ किया जाता है कि उसके ऊपर वायु के संपर्क में मैग्नीशियम रिबन आने से उस पे ऊपर एक ऑक्साइड जम जाती है जो उसको जलने में दिक्कत करती है। इसलिए वो जलने में दिक्कत को हटाने के लिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल की सहायता से या हैंड पेपर की सहायता से उसको मलकर साफ कर देते हैं, वो छूट जाता है और तब अवक्षेप बनने का एक पहचान देता है। ठीक है, अवक्षेप बनने का बगल में आपका तीर का निशान देगा तो समझिए कि अवक्षेप का पहचान है। ठीक है, आइए जगह पे जहां हम लोग थे, जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे उस टॉपिक पे हम लोग काम करें। तो ये 1 नंबर था आपके बीच, यहां हम लोग थे, हम लोग तीसरा नंबर थे। तो यहां पर देखिए संकेत दिया गया है, संकेत दिया गया है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो देखिए जल में बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड का संकेत आपके बीच यहाँ पर होता है, संकेत नहीं एक यौगिक है BaCl2, जलीय विलयन है, AQ दिया गया है, लिखा गया है सल्फेट विलयन, तो यहाँ पर AQ दिया गया है, इसका मतलब जलीय विलयन है। Na2SO4 जलीय विलयन ये भी है। यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन है, इसलिए Q दिया गया है। BaSO4 और S दिया गया है। S के मतलब होता है यहाँ पर सॉलिड अवस्था, मतलब ये ठोस अवस्था के रूप में प्राप्त हो रहा है, ये ठोस अवस्था के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ठोस अवस्था के रूप में जब भी प्राप्त होगा तो एक प्रकार से S का संकेत होगा, जलीय विलयन होगा तो AQ का पहचान होगा, जलीय विलयन तो AQ का पहचान होगा, जलीय विलयन AQ का पहचान होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अवस्थाओं के संकेत, यहाँ देखिए संकेत और अवस्थाओं के संकेत माने किस अवस्था में तैयार हो रहा उस अवस्था में संकेत आपको इसको देना है। तो ये आपके बीच 1 नंबर क्वेश्चन हो गया, यही आपको लिखना है। बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, ठीक है। सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4, सोडियम का संकेत Na होता है, SO4 सल्फर ऑक्सीजन मिला करके सल्फेट बना है, ठीक। इसके बाद में है सोडियम क्लोराइड, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, और बेरियम सल्फेट का BaSO4। ये आपको 18 तत्वों की जानकारी 9th क्लास के अंदर में लेनी है, तत्वों की संकेत, तत्वों का नाम, उसके द्वारा सूत्र की जानकारी कुछ होनी चाहिए, तो आपको ये समझ में मदद करेगा। और जब तक उस चीज को समझ नहीं पाइएगा तो आप बिल्कुल इस चीज को आसान नहीं आपके लगेगा, कठिन दिखेगा। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको इसको आसान समझने के लिए थोड़ी जानकारी रखना चाहिए ताकि हमको ये समझ में आ जाए, नहीं तो आपसे बैलेंस नहीं बन पाएगा, संतुलित नहीं कर पाएगा, ना कोई तत्व की पहचान हो पाएगा कि इसमें कितने तत्व है, इसमें कितने तत्व है, इसमें कितने तत्व है। देखिए इसमें 3 तत्व हैं, बेरियम है, अगर इसको कोई समझना चाहे तो इसमें 3 तत्व हैं, Ba है, S है और O है, तो 3 तत्वों से मिलकर बना है बेरियम सल्फेट। तो इस तरह से जानकारी आपको 9th क्लास में इसकी मिली हुई है। इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। सिंपल बात है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का संकेत जो होता है NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 तत्व हैं, सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, जलीय विलयन, इसलिए संकेत एक ही हो गया। प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का संकेत HCl होता है, जलीय विलयन है, पानी की तरह है, लिक्विड अवस्था में है, तो इसलिए आपके AQ लगा है। और उसके बाद में अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाता है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl जलीय विलयन है, विलयन के रूप में है। और इसके बाद जल, पानी तो जानिए रहे लिक्विड अवस्था में है, पानी तो एकदम पानी है, उसमें कोई चीज मिलाएंगे तो जलीय विलयन कहलाएगा, लेकिन शुद्ध पानी जो है वो लिक्विड अवस्था कहलाएगा। तो यहाँ पर AQ लगा इसलिए कि पानी में
पानी के साथ मिला हुआ जलीय विलयन NaCl, इसलिए यहाँ पर एकिल होगा। और यहाँ L लगने का मतलब है डायरेक्ट ये लिक्विड अवस्था में है और एक जल है, जल के रूप में है, इसमें कोई चीज मिलाकर रखेंगे तो जलीय विलयन कहलाएगा। जलीय विलयन के मतलब हो गया कि पानी में, जलीय विलयन का अर्थ होता है पानी में, और पानी है तो पानी है लिक्विड। तो इस प्रकार से ये बैलेंस हो गया। सोडियम सिंगल है, सोडियम सिंगल है। OH, O जो है एक है, तो यहाँ पर देखिए O एक है। हाइड्रोजन एक यहाँ पर, हाइड्रोजन एक यहाँ पर, तो हाइड्रोजन 2 हो गया। तो इस प्रकार से क्लोरीन सिंगल है, क्लोरीन सिंगल हो। तो ये आपके बीच में ये दूसरा संतुलित समीकरण हो गया और इसके संकेत भी हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर भी आपकी अवस्थाओं के संकेत सिंबल दिया गया है, स्टेट ऑफ सिंबल्स, जो मैंने इसके पहले बताया। ठोस सॉलिड का होता है, द्रव लिक्विड का होता है, गैस का गैस होता है, जलीय विलयन का AQ होता है। ये जानकारी मैं पहले भी दे दिया हूँ और यहाँ पे भी इस चीज को सजाया गया ताकि आपको समझने में मदद करेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम लोग का यही टॉपिक होगा किताब के अंदर में कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। ये चैप्टर आपके पेज नंबर 7 से स्टार्टिंग होगा। इसको जानकारी लेना होगा तो पेज नंबर 7 में चलिए, पेज 7 को स्टार्ट कीजिए और पेज 7 स्टार्ट करेंगे उसी समय आपको इसकी जानकारी, पूरी जानकारी मिलते जाएगी। आप समझ पाएंगे कि बिल्कुल आपके एक एक स्टेप को समझाया गया। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताया गया है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसा कि यहाँ पे कुछ समझाया भी गया है। संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इस तरह से बहुत सारे समीकरण हैं जो आपके परीक्षा के अंदर में आपको पूछा जाता है, उस पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी दिया जाता है, पूछा भी जाता है कि इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रहे हैं। तो जानेंगे तो भी समझ पाएंगे। तो आइए सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के जिक्र करें। संयोजन के मतलब क्या होता है? संयोजन के मतलब होता है जोड़, संयोग से बना है संयोजन अभिक्रिया, माने जोड़ करके जो अभिक्रिया हुआ वो संयोजन अभिक्रिया हुआ। तो इसकी परिभाषा दिया गया है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके बीच दिया गया है Mg, संकेत में आपके बीच लिखा भी गया है Mg। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को मिलाया गया तो ये बना दिया गया, बन गया क्या चीज? MgO। तो देखिए 2 को मिल करके एक नया बना, क्या बना? 2 मिला है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिला है तो MgO बना। अब बैलेंस करना है तो इसको 2 लगा देंगे तो 2 Mg हो जाएगा, यहाँ पर 2 लगा देंगे 2 MgO हो गया, Mg 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 गया, दोनों तरफ से संतुलित हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2 तत्वों, 2 सूत्रों को, 2 पदार्थों को या कोई भी 2 पदार्थ को मिलाकर के एक नया तैयार होता है, उसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसको जोड़कर तैयार करते हैं, ठीक है। इसमें 2 या 2 से अधिक जोड़कर के एक बना देते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद आएंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अपघटन में क्या होता है कि ये उल्टा होता है, संयोजन के उल्टा होता है वियोजन या अपघटन। इसमें क्या होता है, टूट करके जब एक यौगिक टूट करके 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाते हैं तो उसे हम अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे समझिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, अब ये टूट करके क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, और प्लस में बना जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कैसे टूटा है। देखिए यहाँ पर एक तत्व है, मतलब एक सूत्र है CaCO3, इसमें 3 तत्व है। 3 तत्वों के मतलब है कैल्शियम है और कार्बन C है, इसके बाद O3 है। तो इसमें 3 तत्व है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या किया गया है, इसको गर्म किया गया। तो गर्म करने के बाद ये टूट करके क्या बन गया, 2 बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये टूट करके बना है, इसलिए इसको वियोजन कहते हैं। मतलब वियोजन के मतलब हो गया एक प्रकार से टूट करके 2 सरल पदार्थों में टूट जाता है, इसे अपघटन, हट गया। वियोजन भी कहेंगे, अपघटन भी कहेंगे, दोनों बात कह सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, एक है और टूट करके 2 या 2 से अधिक में खंडित हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि इसमें स्थान बदल जाता है, एक दूसरे के साथ स्थान चेंज करके और नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब कोई पदार्थ अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर समझिए दिया गया है Zn में मिलाया गया है कॉपर सल्फेट, रिएक्शन इसका किया गया तो हो गया Zn SO4
और प्लस हो जाएगा Zn, Zn कह रहे सॉरी कॉपर, कॉपर तैयार हुआ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या चीज, आपको यहाँ देखने से समझ में आता होगा कि ये पूरा एक है, पूरा एक के मतलब हो गया कि जिंक है, Zn है, इसमें कॉपर सल्फेट को मिला दिए, तो मिलाने के बाद देखिए जिंक Zn और सल्फर, जिंक जो है सल्फर के साथ सट गया, ये इसके साथ सट गया, और ये कॉपर जो है अलग निकल गया। पहले कॉपर था सल्फर के साथ में, सल्फर SO4 के साथ में, लेकिन जब Zn के साथ मिलाया गया तो इसमें कोई कम अभिक्रियाशील है, कोई ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो रिएक्शन किया तो क्या हो गया, जिंक जो है सल्फर SO4 के साथ टच कर गया और इसमें से कॉपर जो है अलग निकल गया। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, स्थान को बदल दिया, एक स्थान से दूसरा स्थान पर चेंजिंग हो गया। तो ये हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया। या आपको पेज नंबर 7 में इतनी जानकारी आपको पढ़ना है, बहुत सारे रिएक्शन भी देखना है, आप इस चीज को जानकार रहिए और जानकर ही आगे पढ़ेंगे तो अगला आपका स्टेप समझने में मदद करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक हमारा कि द्विविस्थापन। इसमें क्या होता है कि दो गो स्थान को अदला बदली होगा, एक नहीं सिंगल नहीं होगा, दो स्थान को अदला बदली होगा, दो जगह से दो दो अलग अलग निकल के दो जगह बनेगा। जैसे लिखा गया है, जब दो यौगिक अपने आयनों का परस्पर आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया भी गया है कि BaCl2 प्लस आपको दिया गया है Na2SO4, रिएक्शन आपको हुआ है, क्या बनाया है, बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है। इसके बाद बनाया है 2NaCl। तो देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है, संतुलित नहीं, यहाँ पर 2 लग जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या चीज कि देखिए यहाँ पर BaCl2 एक साथ है, लेकिन यहाँ Ba अलग हो गया और Cl यहाँ चला गया। तो देखिए यहाँ से 2 टूट गया, दोनों अलग अलग हो गए, Ba अलग हो गया, Cl2 अलग हो गया। यहाँ से देखिए Na2 और SO4 अलग हो गया, Na2 चला गया Ba के साथ में, Na2 चला गया Ba के साथ में, और SO4 चला गया Ba, तो SO4 के साथ करें, Na2 जो है टूट करके चला गया सोडियम क्लोरीन के साथ में, और SO4 चट गया यहाँ पर Ba के साथ। इस प्रकार से दो तत्वों के अदला बदली, मतलब दो पदार्थ के अदला बदली होता है दोनों स्थान। यहाँ पर Ba था तो Ba यहाँ आ गया, और इसके साथ क्लोरीन था, क्लोरीन यहाँ चला गया प्लस के बाद। इसके बाद इसमें सोडियम है, Na2 है, तो Na2 यहाँ पर देखते Na आ गया, और SO4 जो है यहाँ पर Ba के साथ आ गया। तो द्विविस्थापन के मतलब कि दो स्थान का अदला बदली जब होता है तो उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसको जानकारी हो कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है या हाइड्रोजन निकलती है, ऑक्सीजन जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसका भी रिएक्शन को समझिएगा, Cu प्लस में O2, ये जब प्लस किया गया है तो इसका मतलब कि ज्वाइंट हुआ है, जुटा है, तो ये बनाएगा क्या चीज, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन बैलेंस नहीं है तो संतुलित करेंगे, 2 यहाँ पर 2 लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 कॉपर हो गया, O2 2 हो गया, तो 2 O2 हो गया, 2 कॉपर हो गया, तो बैलेंस हो गया। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है कॉपर के साथ जब मिल करके बनाया तो ये हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। तो इस प्रकार से ये आपके एक बैलेंस रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार हुआ, रासायनिक अभिक्रिया का कुछ प्रकार हुआ, ये आपको जानकारी इसमें मिला। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम लोग की जानकारी होगी, नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे तो अपचयन अभिक्रिया होगा। अपचयन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटती है, हाइड्रोजन जुड़ती है, उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुट गया और इसमें से अलग निकल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जुट गया है और ऑक्सीजन हटा है। तो देखिए कॉपर से ऑक्सीजन को हटा तो Cu हो गया और प्लस H2। रिएक्शन में समझ में आ रहा कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड साथ था, लेकिन यहाँ पे कॉपर अलग हो गया, ऑक्सीजन हट करके जल के साथ चला गया। तो इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन लिखा गया है कि ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन हटती है और हाइड्रोजन जुड़ती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटती है, तो यहाँ पर केवल हाइड्रोजन हटने का जिक्र किया गया है। वो इसमें ज्वाइंट था तो वो हट गया, यहाँ से वो चला गया ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यह हमारा बीच हो गया अपचयन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को भी जानना है।
इसके बाद अपचयन और उपचयन को मिलाकर के रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसे लिखा गया है रेडॉक्स अभिक्रिया। कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब वही हुआ, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, इसमें दोनों चीज हो रहा है, CeO प्लस H2 रिएक्शन हो गया Cu प्लस H2O। यहां देखते हैं, इस जगह स्टेप पे हम नजर डालते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन हटा है, और यहां पर देखते हैं कि हाइड्रोजन किसके साथ, हाइड्रोजन जल के साथ जुटा है। एक जगह हटा है, एक जगह जुटा है। एक जगह हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुटा है, एक जगह ऑक्सीजन जो है कॉपर ऑक्साइड से हटा है। इसलिए इसको हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जिसमें दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। कौन कौन, उपचयन और अपचयन। उपचयन अपचयन उसी को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस तरह से आपको रेडॉक्स अभिक्रिया की जानकारी हो गई कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, जिसमें दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के कि अवक्षेपण अभिक्रिया। कि जिस अभिक्रिया में कोई भी अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनाता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अवक्षेप की पहचान है, BaCl2 Na2SO4 रिएक्शन करने के बाद BaSO4 बनाया, और अवक्षेप का पहचान है ये नीचे मुहे, ठीक है। और NaCl, हम लोग इस यहाँ पर अवक्षेप की जानकारी ऊपर मेरे, ये जो है अवक्षेप की जानकारी इस जगह में हमने दिया है। अवक्षेप जो हो गया ये उड़ने का पहचान है, अवक्षेप का पहचान नहीं है। यहाँ पर जो हम लोग गलत किए, इसको यहाँ पर हम लोग तीर के निशान से ही उठाएंगे। ये हम लोग का अवक्षेप का पहचान नीचे की ओर होना चाहिए, ठीक है, नीचे की ओर होना चाहिए। और जब ये ऊपर की ओर होता है, जहाँ यहाँ त्रिभुज का चिन्ह होता है, तो वहाँ पे गैस बनकर उड़ने की संकेत होती है। तो ये जानकारी आपको यहाँ होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक में आया, तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर मिस्टेक है, इसलिए इसकी जानकारी मैं आपके बीच दे दिया। तो यहाँ पर अवक्षेप बनने का पहचान है जो तीर बना है, और NaCl। तो इसमें क्या लिखा गया है कि जिस अभिक्रिया में कोई अघुलनशील ठोस अवक्षेप बनाता है अभिक्रिया कहते हैं। तो BaCl2 में सोडियम सल्फेट को मिलाया तो BaSO4 प्लस अवक्षेप बनाया और NaCl तैयार हुआ। तो ये आपके बीच हो गया 8वां अभिक्रिया। अब इसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसको किसको, अम्ल और क्षार मिल करके लवण और जल बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर HCl NaOH NaCl H2O। तो क्या देख रहे हैं कि HCl क्या है, अम्ल है, और NaOH क्या है, क्षार है। ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, क्षार है। और ये क्या बनाया, लवण बनाया, लवण का एक प्रकार है। और ये क्या बनाया, जल बनाया। तो इस प्रकार से यह हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया का संकेत हुआ। उदासीनीकरण अभिक्रिया की प्रोसेस हो गई। उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको कहाँ तक पढ़ना था, उदासीनीकरण अभिक्रिया तक आपकी जानकारी हो गई। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, उदासीनी के बाद पढ़ेंगे, इसमें हम लोग को संक्षारण के बारे में टॉपिक होगा। संक्षारण किसको कहते हैं, तो संक्षारण के बारे में भी जानेंगे अगला टॉपिक कि संक्षारण क्या है। तो संक्षारण के बारे में थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए। संक्षारण एक प्रकार से समझिएगा कि कोई भी लोहा की वस्तु हो, तांबा की वस्तु हो या अन्य कोई वस्तु हो जिसके ऊपर किसी प्रकार की परत जम जाती है, उसको हम लोग संक्षारण कहते हैं, ठीक है। जब कोई धातु वायु या नमी, जल या अन्य रासायनिक पदार्थों के प्रभाव से धीरे धीरे खराब होकर अपनी चमक खो देता है, गुण खो देता है, उस प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा पे जंग लगना एक प्रकार के संक्षारण के उदाहरण है। लोहा पे जंग लगना, तांबा पे एक हरा परत जमता है, तांबा पे एक हरा परत जमता है। तांबा की कोई भी वस्तु ले लीजिए, हवा में पानी में कुछ दिन तक रख दीजिए, उसके ऊपर एक ऐसी परत जम जाएगी कि तांबा की वस्तु का कलर खत्म हो जाएगा, तो वो संक्षारण का उदाहरण है। जैसा कि यहाँ पर आपके बीच दिखाया गया है कि लोहे के कील पर जंग लगना, ये लोहा की कील है। आप देखते हैं कि इसके ऊपर कैसा जंग लगा है, एक कैसा ब्राउन कलर है। या एक दरवाजा देख रहे हैं, लोहे के गेट, इसमें पानी में नमी में ये भींगा होगा या वायु नमी से इसमें पेंट या अन्य प्रकार की बचाव का कोई उपाय नहीं किया गया तो इसमें जंग लग गया। तो इस प्रकार से
जब कोई धातु वायु नमी जल अन्य रासायनिक पदार्थों के प्रभाव में धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, चमक हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं, क्रॉसिन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत जमना, तांबे पर हरी परत या कॉपर कार्बोनेट का बनना। तो ये रिएक्शन आपको दिया गया, लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया हो गई, लोहा में ऑक्सीजन को मिलाया गया, तो यहाँ पर H2O, अब यहाँ पर जो भी तत्व आप ले लीजिए, तो यहाँ पर रिएक्शन करके यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु, लोहा हो, तांबा हो, अन्य चीज वस्तुएं जो होती है जिसके ऊपर में नमी से, वायु से, हवा से किसी प्रकार की अभिक्रिया करता है तो उसके रंग उड़ जाती हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। संक्षारण के बचने का उपाय है, लोहा को बचाने के लिए उपाय है, आप समझते होंगे। लोहा के बचाने के लिए पेंट करते हैं, प्राइमर हम लोग मारते हैं ताकि वो लोहा बचा रहे, क्योंकि उसमें पानी न ठहर पाए, या ग्रीस लगाते हैं, या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या जस्तीकरण कहते हैं, ताकि उसके पे अभिक्रिया जल का न हो सके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या चीज है? आप लोग विकृत गंधिता के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन ये देखे होंगे कि विकृत गंधिता एक प्रकार के जो भी वसा से बना हुआ सामान होता है, जो तला हुआ सामान होता है, कुछ दिनों तक खुला रख दिया जाता है तो वो जो है उसमें गंध आ जाता है, उसमें एक फफूंद की तरह लग जाता है। ब्रेड के ऊपर, दही के ऊपर, अन्य वस्तुओं के ऊपर जो भी तला हुआ सामान है वो गंध देता है जो अप्रिय लगता है, उसे हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। रैनसिडिटी उसको बोलते हैं। जैसा कि जब तेल, वसा युक्त खाद्य पदार्थ वायु की उपस्थिति में संपर्क में आकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं और उसका स्वाद तथा गंध खराब हो जाती है, इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि दही का खट्टा होकर के बदबू देना, ज्यादा दिन तक दही खुला में रहेगा तो उसमें गंध आ जाएगा। लेकिन इसमें वासा होता है, ब्रेड पर फफूंद लगना, दुर्गंध देने लगा, मछली के सड़ने पर बदबू आता है, तो बदबू आना विकृत गंधिता हो गया। तो कोई भी तला हुआ सामान अगर ज्यादा दिन तक रख देते हैं तो उसके ऊपर वायु से संपर्क में आने से वो खराब हो जाता है, इसलिए तला हुआ सामान ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं। लेकिन अगर तला हुआ सामान को ज्यादा दिन तक रखना है, उसका भी तरीका है। मार्केट में चिप्स देखते हैं, चिप्स का थैली देखते हैं, उसमें ऑक्सीजन को निकालकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, उसका भी लिमिट है कितना दिन तक चलता है। इसके बाद जब भी खाते हैं तो आपको नुकसान करेगा। तो इस प्रकार से आपके एक एक टॉपिक को एनालिसिस हो गया। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। ये नेक्स्ट अगले क्लास में हम आप लोग को जिक्र करेंगे पेज नंबर 15 की जानकारी। तो आज आप लोग के बीच इतना ही तक क्लास रहेगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।